गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्तिक एकेडमी सीटेड संस्कृत। ज़िंदगी में समस्या देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आज एक बार पुनः आपका स्वागत है स्वास्तिक एकेडमी में। दोस्तों, हम यूपी टेट और सी टेट में कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं। देखते हैं हमारी तैयारी कितनी है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए इसके तहत देखते हैं प्रश्न 1। पहला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी वरदराज। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 2 है, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई प्रत्याहार बनाते हैं तो उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों में अंतिम के वर्णों को छोड़ दिया जाता है, उनका इत संज्ञक करके लोप कर दिया जाता है। अगर पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी है तो झस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 10 है और वर्ण हैं झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। प्रश्न 3 है, ओ औ का उच्चारण स्थान है। ओ और औ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठतालु, ऑप्शन बी कंठोष्ठम, ऑप्शन सी दंतोष्ठम, ऑप्शन डी दंततालु। अ प्लस उ से बना है ओ। अ का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। उ का उच्चारण स्थान है उपो पद्मानीयानाम ओष्ठौ। तो इन दोनों को मिलाकर कंठ और ओष्ठम कंठोष्ठम बना है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, ओ औ का उच्चारण स्थान है चौथा प्रश्न है, सुप्तिगंतम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है पदम, ऑप्शन सी है सुबंतम, ऑप्शन डी है वाक्यम। सुप्तिगंतम पदम ऑप्शन बी है। सुप्तिगंतम पदम। प्रश्न 5 देखते हैं, गंगाधन उर्मी संधि होने पर बनेगा। गंगाधन उर्मी, ऑप्शन ए गंगर्मी, ऑप्शन बी गंगूर्मी, ऑप्शन सी गंगोर्मी, ऑप्शन डी गंगर्मी, ऑप्शन सी गंगोर्मी। गंगाधन उर्मी आ प्लस उ को मिलाकर ओ बनता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगोर्मी। प्रश्न 6 है, यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए लृ धन आकृति, ऑप्शन बी इति धन आदि, ऑप्शन सी सुधन आगतम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लाकृति इत्यादि ही स्वागतम, ये सभी उदाहरण जो हैं ये यण संधि के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 है, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन, इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न 8 है, स्थाल्याम तंडुलान पचती, यह किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए आधारोधिकरणम, अधिसिंगस्थानम, चतुर्थी संप्रदाने, ऑप्शन डी अकथितम च। स्थाल्यम तंडुलान पचती, यह आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न 9 है, अहम गृहम गच्छामि। अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। मया गृहं गमयति, मया गृहं गम्यते, मम गृहं गच्छामि, मह्यम गृहं गम्यते। तो जब हम अहम गृहं गच्छामि को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो अहम का मया हो जाएगा, गृहं द्वितीया में ही रहेगा, गच्छामि का गम्यते हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 10। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी आशीर्वाद अर्थ में, ऑप्शन डी चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार का प्रयोग
चाहिए के अर्थ में होता है। प्रश्न 11 है, युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा त्वम, यूयम, युवाम, त्वत्। युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा यूयम, त्वम, युवाम, त्वम, युवाम, यूयम। तो युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यूयम रूप बनेगा। प्रश्न 12 है, कुमार संभवम के लेखक कौन हैं? व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कालिदास जी हैं। प्रश्न 13 है, विलोक्य पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? विलोक्य पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? ऑप्शन ए है वी धन लोक धन ल्यप, ऑप्शन बी है वी धन आंग धन लुक धन ल्यप प्रत्यय, ऑप्शन सी है वी धन लुक धन ल्यो प्रत्यय, ऑप्शन डी है वी धन लोक धन घई प्रत्यय। तो विलोक्य पद में वी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय लगाने से विलोक्य शब्द बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 14, निम्नलिखित में से अव्यय पद चुनिए। अकस्मात, अचिरम, अद्यैव, उपर्युक्त सभी। अव्यय पद वे पद होते हैं जिनका क्षरण नहीं होता। न व्ययम इति अव्ययम, जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, इन पदों को अव्यय कहते हैं। अकस्मात, अचानक, ऐसा शब्द है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा। अचिरम, अद्यैव, आज, ये सभी शब्द जो हैं ये कभी भी व्यय नहीं होंगे। तो हमारा उत्तर उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है, छह को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए षठ, ऑप्शन बी षष्ठ, ऑप्शन सी षट, ऑप्शन डी षड। सिर्फ एक हलंत के प्रयोग से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। कहाँ हलंत लगता है, कहाँ नहीं लगता। देखिएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में षट षट दोनों जगह लिखा है, लेकिन ट पे हलंत लगा है, इसलिए षट हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छह को संस्कृत में षट कहते हैं। प्रश्न 16 है, अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है? अंगूर को द्राक्षा कहते हैं और अनार को दाडिमम कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 17 है, एक अरब को संस्कृत में कहते हैं एक कोटि, एक लक्षम, एक नियतम, अर्बुदम। तो एक अरब को संस्कृत में अर्बुदम कहते हैं। हमारा प्रश्न 18 है, यत्र नार्यस्तुपोज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति जो है वो मनुस्मृति से ली गई है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 19 है, कमलम का पर्यायवाची है? कमलम का पर्यायवाची पुंडरीकम, कुवलयम, कुशेषयम, उपर्युक्त सही। तो कमलम का पर्यायवाची ये तीनों हैं। प्रश्न 20 देखते हैं, विंशति शब्द से लेकर 90 पर्यंत संख्यावाची शब्द किस लिंग में होते हैं? तो विंशति शब्द से लेकर 90 पर्यंत संख्यावाची शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। प्रश्न 21 देखते हैं, गंगा पद में स्त्री प्रत्यय है। गंगा पद में ऑप्शन ए चाप प्रत्यय, ऑप्शन बी डीश प्रत्यय, ऑप्शन सी डीप प्रत्यय, ऑप्शन डी टाप प्रत्यय। गंगा पद में स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, तीन लड़कियों का परिचय बोलो। तीन लड़कियों का परिचय बोलो, इसमें शुद्ध अनुवाद बताइए। त्रयाणाम बालिका नाम परिचयम वदः, तिसृणां बालिकानां परिचयं वद। ऑप्शन सी तिसृणां बालिकानां परिचयं वद, ऑप्शन डी त्रीणि खालिकानां परिचयं वद। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिसृणां बालिकानां परिचयं वद। प्रश्न 23 देखते हैं, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किरातार्जुनीयम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 में है, गीता में गुडाकेश किसे कहा गया है? तो गीता में गुडाकेश ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी भीम को, ऑप्शन सी अर्जुन को, ऑप्शन डी कर्ण को। गीता में गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है। ऑप्शन सी।
प्रश्न 25 देखिए, धिया निबध्ये यमति द्वयी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतकम, कादम्बरी कथामुखम, पंचतंत्रम, सुभाषित रत्नावली। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये कादम्बरी कथामुख से है, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? ऋग्वेद का अपर नाम क्या है? ऑप्शन ए है ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी शब्दशास्त्र, ऑप्शन सी दशतई, ऑप्शन डी गानवेद। गानवेद को सामवेद कहा जाता है और शब्दशास्त्र व्याकरण शास्त्र को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दशतई। ऋग्वेद का अपर नाम है दशतई। प्रश्न 27 है, श्रुतलेख बोलते समय अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? उच्चारण की स्पष्टता, रुक रुक कर बोलना, बीच में वाक्यों की पुनरावृत्ति, 3-4 बार संपूर्ण अंश को पढ़ना। श्रुतलेख जब एक अध्यापक करता है, वो भी संस्कृत का श्रुतलेख जब है, तो उसमें उच्चारण की स्पष्टता होनी अति आवश्यक है। अगर उच्चारण की स्पष्टता नहीं होगी तो बच्चा श्लोक नहीं समझ पाएगा, ना ही क्या बोला जा रहा है इसको नहीं समझ पाएगा। तो श्रुत लेख करते वक्त एक अध्यापक का सर्वोपरि होता है कि उसके उच्चारण में स्पष्टता हो। आइए देखते हैं प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संस्कृत के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए केवल मौखिक, ऑप्शन बी केवल लिखित, ऑप्शन सी लिखित और मौखिक दोनों, ऑप्शन डी शास्त्रार्थ। संस्कृत की परीक्षा के लिख कर देखना अति आवश्यक है कि बच्चा, इतने लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं संस्कृत में कि कोई लिख पाता है कि नहीं, बिना परीक्षा लिए, लिखित परीक्षा लिए नहीं समझ में आएगा। और उसी के अनुसार अगर मौखिक भी नहीं जान पाएंगे तो हमें समझ कैसे आएगा कि बच्चा संस्कृत पढ़ पा रहा है कि नहीं। तो हमारा 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लिखित और मौखिक दोनों। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी संबंध साहित्य का सर्वेक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मक प्राकल्पना निर्माण, ऑप्शन डी प्राकल्पना का परीक्षण। कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो उसमें समस्या की पहचान सर्वोपरि है। बिना समस्या को पहचाने कोई कैसे अनुसंधान कर सकता है? क्रियात्मक प्राकल्पना निर्माण भी अति आवश्यक है और प्राकल्पना का परीक्षण करना भी कि हमारा अनुसंधान जो हम कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। तीनों ही अति आवश्यक हैं। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें नहीं शब्द लगा के स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पूछा है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, तो ऑप्शन बी है संबंध साहित्य का सर्वेक्षण। इसमें जो है साहित्य की कोई चर्चा नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कक्षा शिक्षण में अनावश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सी बात कथा शिक्षण में अनावश्यक है? कथा सुनाना, पुस्तक का प्रयोग, सरल भाषा, कथा की मुख्य विशेषता का उल्लेख। कोई भी कथावाचक अगर कथा सुनाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो कथा सुना ही रहा है, सरल भाषा में हो, कथा की मुख्य विशेषता क्या है इसका उल्लेख किया जाए। तो इसमें जो नहीं है यहाँ पूछा है अनावश्यक पूछा है, जो आवश्यक नहीं है। तो पुस्तकों का प्रयोग न करें, ये कथा सुनाने के वाले के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।